आप सबको सलाम और आयोजकों को, ऑर्गेनाइजर्स को दिल से शुक्रिया कि ह्यूमन राइट्स को याद करते हुए द इक्वालिटी पैराडॉक्स पर चर्चा रखी है। और ये ऐसे समय हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुझे लगता है इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं और हम जैसे हम ख्याल जो बाहर हैं, हम सब जानते हैं कि द इक्वालिटी पैराडॉक्स का सीधा सीधा ताल्लुक किस तरह से जमहूरियत से है। जब हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी बातचीत हिंदी में ही रखूंगी, शायद ठीक है जी 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 जी, जी। तो कि जमहूरियत का जो आलम है इस समय वतन में, अभी कुछ ही तकरीबन एक महीने के भीतर मैंने देश के 5 राज्यों की यात्रा की जहां पर चुनाव थे। तो मिजोरम से लेकर तेलंगाना तक का सफ़र किया और अपने हमवतनों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि नब्ज़ क्या है, जमहूरियत का आलम क्या है। और जमहूरियत का जो सबसे बड़ा थर्मामीटर माना जाता है चुनाव, उसका पारा किधर बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। और अभी मैं आने के बाद भी यहाँ पर जो लोग बोलने वाले हैं, स्पीकर्स हैं, उनसे भी इस बात की चर्चा कर रही थी। जो सबसे बड़ी चीज़ अभी मुझसे पहले जेनी ने रखी, मुझे लगता है मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगी। दरअसल जिस इक्वालिटी, जिस बराबरी की हम बात कर रहे हैं, जिस ह्यूमन राइट की हम बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं, राइट्स हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, जो हमें हक हकूक मिले हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले तकरीबन 10 सालों में ये सारी चीजें बिल्कुल दूसरे ढंग से देखी जाने लग गई हैं। जो औरतें अपना मुस्तकबिल खुद लिखना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, उफक तक पहुंचना चाहती हैं, जो भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन तमाम मुश्किलात से झेलते हुए कोशिश करते हैं कि जाति की जकड़न टूटे, क्लास की जकड़न टूटे, गरीबी से मुक्ति मिले। जो लोग, जो आदिवासी समाज है, जो चाहता है कि एक गरिमा, एक डिग्निटी की लड़ाई हो, तमाम लोग, हम सब जो यहां बैठे हैं, ज्यादातर औरतें हैं, हम सब, हमारी बुनियादी लड़ाई इक्वालिटी की है, गरिमा की है, सम्मान की है। और आप देखिए पिछले कुछ समय में, हालांकि ये प्रक्रिया, दिस प्रोसेस इज नॉट जस्ट स्टार्टेड, बट डेफिनेटली इट हैज गॉन टू अ डिफरेंट शेप नाउ। ये सारी चीजें एक गुनाह के तौर पे देखी जाती हैं। ये सारे अधिकार, जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि इस देश का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसकी गारंटी करता है। वो कहता है कि किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, नहीं हो सकता। मर्द और औरत बराबर हैं, हिंदू मुसलमान बराबर हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सब बराबर हैं, सबके पास एक वोट है, सारी चीजें हैं। आईन अपनी जगह है। आज की तारीख में जब मैं आपसे रूबरू हूं, उस समय आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। लेकिन आप जमीन पर देखिए, जिन राज्यों की हम चर्चा इस समय सबसे ज्यादा चल रही है, 3 हिंदी प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक मिजोरम है और एक तेलंगाना है। इसमें अगर मिजोरम और तेलंगाना को आप हटा दीजिए, तो इन तीनों स्टेट्स में जो पूरा डिस्कोर्स, पूरी चर्चा थी, मैं इसलिए बात कर रही हूं कि मेरे लिए ह्यूमन राइट्स एक आइसोलेशन में एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर पॉलिटिकल राइट्स।
पॉलिटिक्स डिसाइड करती है ग्लोबली भी कि फिलिस्तीन ह्यूमन राइट्स में आएगा कि नहीं आएगा, ये जो ग्लोबल पावर है ये डिसाइड करती है। इसका 0.001% भी जुल्म अगर दुनिया के किसी भी और मुल्क में हुआ होता तो आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह की तबाही, किस तरह का हंगामा, किस तरह की मीडिया कवरेज, किस तरह का कोहराम मचा होता। लेकिन चूंकि ये फिलिस्तीन में है, चूंकि यहां पर जुल्म करने वाला अमेरिका का कोई भी शब्द आप जो उसमें सेट करना चाहें, क्योंकि अभी तो शब्द भी मिलने मुश्किल हो गए हैं कि इजराइल और अमेरिका क्या है, आप अपनी तरफ से फिल कर लीजिए। तो आप देखिए कि यूएन अपनी जगह है, तमाम संस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जो जुल्म उनको ढाना है, जो बच्चे मारने हैं, जो इंसानियत को दफन करना है, वो बेलगाम चल रहा है। वहां पर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं आती। आलम यह हो जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्था, जैसा अखबार, जैसा मीडिया घराना, वहां का पत्रकार, वहां की पत्रकार अगर दस्तखत कर देती है गाजा के समर्थन में, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये है डेमोक्रेसी के आलमबरदार अमेरिका। जो मीडिया और तमाम चर्चाएं होती हैं, हमें सिखाया जाता है मीडिया कर्मी के तौर पे कि वहां बहुत जमहूरियत है, वहां बहुत अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, मुझे लगता है 2023 में जब हम बात कर रहे हैं, तब दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में किसी को ये मुगालता नहीं है कि ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल राइट्स हैं, और ये एक पर्सपेक्टिव से ही देखे जाते हैं, उसी की गारंटी होती है। उसी का एक सिलसिला हमें भारत में बहुत साफ साफ दिखाई देता है। और मैं यहां पर ये चीज जरूर रखना चाहती हूं कि हम सब अगर यह विश्वास कर रहे हैं, मैंने चुनाव की बात की, इलेक्शन पल्स की बात की, एक जो बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखाई देता है कि जो आवाजें हमें जमीन से सुनाई देती हैं, जो लोग बोलते हैं, अपने दुख दर्द के बारे में बोलते हैं, जो महंगाई के बारे में बोलते हैं, जो रसोई गैस के बारे में बोलते हैं, जो एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हमें रोजगार चाहिए, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलते। मैं इस बात में बहुत अंदर तक विश्वास करती हूं कि जो सच है उसे बोलने का साहस मरते दम तक हमें नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी बड़ा सामने खड़ा हो झूठ, लेकिन हमारा काम है कि हम सच बोलेंगे। तो सच ये है कि आवाम परेशान है, सच ये है कि हम तमाम औरतें परेशान हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी पे जो असर है हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर भी असर है, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर इनसिक्योर है। तो निश्चित तौर पे हम बोलेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो एक ग्राउंड रियलिटी है, ये जो ग्राउंड वॉइसेस हैं, इनका जो असर दिखाई देना चाहिए, इनका जो एक पॉलिटिकल व्हीकल होना चाहिए, एक जो बस होनी चाहिए जो इस नाराजगी को यहां तक पहुंचाए, और वह नाराजगी जो हक सत्ता है, जो पावर है, वहां तक पहुंचे और बताए कि नहीं ऐसा सुना जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है, इस जर्नी में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। लेकिन इस गड़बड़ी और नतीजे का मतलब मैं कतई नहीं मानती कि ये जो आवाजें ग्राउंड पर हैं, जो कह रही हैं कि नहीं हमें बराबरी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें आजादी चाहिए, वो कम है या वो गलत है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रही हूं क्योंकि जिस पेशे से मैं आती हूं, मीडिया से, मीडिया इस समय एक परसेप्शन बनाने की इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है। अवधारणा बनाते हैं, हम परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि यह सच नहीं है, ये सच है, ये सच नहीं है, ये सच है। फिलिस्तीन से लेकर भारत तक, पूरे देश में, दुनिया में कहीं पर भी आप देख लीजिए, अवधारणा यही है कि वहां पर हमास ने हमला किया, उसकी क्रूएलिटी थी, जिसको बहुत समय तक बेचा गया, उसी मीडिया ने बेचा। भारत में भी इसी तरह के
तमाम तरह के झूठ, फरेब एक इंडस्ट्री के तौर पर परोसे जाते हैं और ये माना जाता है कि ये सारे लोग जो हैं, जो बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे एक तमाम लोग जो जमहूरियत को लेकर फिक्रमंद हैं, उनमें एक पस्ती आती है। उनको लगता है कि अगर यह सच है तो सच का असर क्यों नहीं हो रहा, फायदा क्यों नहीं हो रहा, या वो अपना मुकाम क्यों नहीं हासिल कर रहा। मुझे लगता है कि इसी को समझने की जरूरत है कि ये जो एक ट्रांसफर होना चाहिए पावर, ये जो दुख है हमारा, चाहे वो सदीक कप्पन का दुख हो, उसको दिया गया टॉर्चर हो बतौर जर्नलिस्ट, अगर वो बतौर जर्नलिस्ट मैं फील नहीं करती कि सिद्दीक के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो जमानत पर बाहर आया लेकिन स्टिल इनजस्टिस तो है, आज की तारीख में भी वो इनजस्टिस के तौर पर ही दर्ज होना चाहिए। उमर खालिद के साथ जो हुआ वो एक इनजस्टिस के तौर पर ही दर्ज होना चाहिए। और ये साहस रखना कि जो इनजस्टिस है उसे हम भुलाएं ना, क्योंकि अक्सर होता है कि इतना लंबा प्रोसेस, अभी हनी बाबू की बात की उन्होंने, इतना लंबा प्रोसेस है लड़ने का कि परिवार के परिवार टूट जाते हैं, परिवार के परिवार इंडिविजुअल फाइट्स में, इंडिविजुअल लड़ाई में इतने लग जाते हैं और बाकी लोगों के भीतर एक खौफ तारी होता है। तो ये जो एक खौफ का राज है, जब खौफ का राज है तो ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में हम सोचेंगे कैसे? क्योंकि निश्चित तौर पर एक चीज साफ है कि ह्यूमन राइट्स के जो डिफरेंस हैं, बस मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं जी, ह्यूमन राइट्स के जो डिफरेंस हैं कि हम किस तरह से देखते हैं, क्या एक हम मुकम्मल तस्वीर पेश कर पाते हैं, क्या हम एक मुकम्मल स्वर उठा पाते हैं, क्या हम हिजाब की बात करते हुए हम औरतों की आजादी की बात उतनी ही दमदार ढंग से कर पाते हैं, उनके एजुकेशन की बात, उनके आगे बढ़ने की बात उतने ही दमदार ढंग से कर पाते हैं, और उसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, न रिलीजन के आधार पर, न कास्ट के लिहाज से, और न ही भाषा के हिसाब से, क्योंकि लैंग्वेज भी अलग है। खाली दो चीजें मैं अंत में कहूंगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समय बहुत मुश्किल है और इसमें ह्यूमन राइट्स के लिए लोग जो बात करते हैं, जो बराबरी के लिए लड़ते हैं, उनको अलग अलग नामों से नवाजा जाता है। कभी आंदोलन जीवी कहते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, अलग अलग नाम हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो बेखौफ आवाजें हैं उनको दबाने के लिए, बंद करने के लिए क्या क्या केसेस लगते हैं, क्या क्या केसेस लग रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया पे। यहाँ मीडिया वन का भी रखा हुआ है, हम सब जानते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। लेकिन इससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, मुकाबला किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, मुझे लगता है आज की तारीख में यह सोचना बहुत जरूरी है कि हम सब जिनको ये महसूस होता है कि ह्यूमन राइट्स पर हमला है, ह्यूमन राइट्स ही पे छोड़िए, इस वतन की बुनियाद पर हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। मैं अपने को इस कॉन्स्टिट्यूशन की औलाद मानती हूं, किसी और चीज की नहीं। अगर हम ये माने कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा जनक है, यहां से हम शुरू हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमला है इसके खिलाफ हम कितने मोर्चों पर बोल सकते हैं। जो नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो पत्रकार हैं, जो घर में हैं, जो दफ्तर में हैं, जो स्कूलों में हैं, मुझे लगता है ये इस समय जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, हम सबको यह सोचना चाहिए कि हम सच का साथ बेखौफ अंदाज में दें। और सच बोलना कितना भी खौफ का साया हो, हर साये का अंत होता है, हर जुल्म का अंत होता है। यह विश्वास अंदर नहीं रखेंगे तो हमारे बगल में जिस तरह से बैठी हुई हैं, जो लंबी लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वो लड़ाई लड़नी है। और अंत में 4 लाइनें मैं अपनी जो पसंदीदा शायर हैं किश्वर नाहिद, उनकी आपके साथ साझा करूंगी। हम गुनहगार औरतें, हम ये गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रौब खाएं न जान बेचें,
न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। सलाम।